Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो बेटा हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे डिस्कशन जस्ट चालू करेंगे आज। मान लो मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लास्ट टाइम आपको लिखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, बट आज थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो यू कैन राइट कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि लास्ट मॉडल है या कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम है, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप बोल सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन है। इनफैक्ट आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि इसके बाद एटम का कोई रिसेंट मॉडल डेवलप नहीं हुआ। तो we have seen that according to de Broglie, electron has a dual character. That is, electron behave as a material particle as well as a wave. So in 1926, Erwin Schrödinger, है ना, gave the wave nature of electron using this equation. मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होता है उस नेचर को बेटा इस इक्वेशन के थ्रू श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और उसमें डेफिनेटली डी ब्रॉगली के साथ साथ हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के चीजों को भी उसने एक्सेप्ट किया होगा। ठीक बात है। तो अब श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, हम चाहेंगे कि उसका डेरिवेशन आपको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूं। आल्दो आप ये मान के चलिए कि उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, और कई बार बीच के क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं। सो मैं उसको डिराइव करने का प्रयास करूंगा, और वो क्या कहता है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में आएंगे धीरे धीरे करके। सो मुझे लगता है कि आज की पूरी क्लास और अगली पूरी क्लास में जाके फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीटली फिनिश हो पाएगा। सो Schrödinger proposed that since an electron behave as a wave, so it should obey the same equation of motion which all other known type of waves obey. यानी क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है, तो जितने भी वेव्स हैं वो जिस इक्वेशन को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उस इक्वेशन को बेटा यहाँ पे भी होल्ड होना चाहिए, यहाँ पे भी उसको फॉलो होना चाहिए, यानी श्रोडिंगर के इक्वेशन को एग्जैक्टली मीट करना चाहिए उन सारी कंडीशन के साथ। So on the basis of this simple idea, he derived an equation which describes the wave motion of electron, wave propagating in three directions x, y and z. So this equation is called Schrödinger wave equation, जो हमने आपको लास्ट टाइम लिखा हुआ था। So actually इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक वेव इक्वेशन डिराइव हुआ, और उस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने का प्रयास करेंगे। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब कभी आप वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे तो श्रोडिंगर ने यह माना था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है इट इज सिमिलर टू स्टेशनरी वेव, यानी श्रोडिंगर एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक वेव is similar to stationary wave। अभी शायद आपने अभी वेव फिजिक्स में पढ़ा नहीं होगा, फिजिक्स में आपको वेव पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में आप वेव को डिटेल से पढ़ेंगे। और आपको बताऊं कि जो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास दो फिक्स एंड है बेटा, एक एंड ये है, सपोज करो एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, दोनों में एक रस्सी, एक स्ट्रिंग को बेटा आप यहां से यहां तक बांध दिया, आपने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, से कि एक फिक्स एंड है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, स्ट्रिंग को यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया और दूसरी स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया। या आपके सामने क्या है, स्ट्रिंग, राइट, एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, आपने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब अगर बेटा इसको अपनी तरफ एक फिंगर से आप समझिए कि स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए, इस रस्सी को अगर एक तरफ खींच के छोड़ देंगे तो क्या इसमें वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो वेव जनरेट होगी। और वेव किस तरह से जनरेट होगी? वेव जनरेट होगी बेटा इस तरह से वेव जनरेट होगी, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से रस्सी जो है ये वेव जनरेट करती हुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी। सो दिस इज वेव, यू कैन से दिस इज स्टेशनरी वेव। ये आपने क्या किया कि एक फिक्स एंड से, दोनों तरफ फिक्स एंड से एक रस्सी बांधी, और रस्सी को अगर एक तरफ खींच के छोड़ दें तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन होगा,
और आप देखिए इस तरह से वेव जनरेट होगी। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक वेव को श्रोडिंगर ने माना। श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन के चलने से या इलेक्ट्रॉन के पैटर्न से जो वेव डेवलप होती है वो स्टेशनरी वेव की तरह ही होती है, उसका नेचर स्टेशनरी वेव की तरह ही होता है। अब आपको बताऊं मैं यहाँ पे कि श्रोडिंगर कंसीडर्ड क्या, ही कंसीडर्ड an electron wave of amplitude। बेटा बहुत सारे टर्म हो सकता है आपको फिजिक्स में अभी नहीं पढ़ाए गए हों, लेकिन जस्ट आप इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या मान लिया उन्होंने, साई। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ये आगे आप पढ़ेंगे, बट डेरिवेशन आपको जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ चीजें आप इंफॉर्मेटिव लेके आगे जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स की बहुत सारी चीजें भी आपने नहीं पढ़ी हैं। So he considered an electron wave of amplitude psi. If x is a displacement, अब आगे यहाँ पे मान लें कि if x is a displacement, if x is a displacement of the wave, x is a displacement of the wave in the direction x, मतलब मान लिया कि x जो है x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एंड लेमडा इज अ वेवलेंथ, एंड लेमडा इज अ वेवलेंथ। लेमडा क्या है, उस वेव का वेवलेंथ है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उसका जो एम्पलीट्यूड है साई है। तो इस तरह की वेव के लिए एक इक्वेशन फिजिक्स में लिखा जाता है बेटा, जिसको स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बोलते हैं। वो इक्वेशन लिखा जाता है एम्पलीट्यूड साई। साई इज इक्वल टू, जिसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। बेटा कोई भी स्टेशनरी वेव इस इक्वेशन को होल्ड करती है। अभी चल के आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करना है तो मुझे इसको एज्यूम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, आपको ये चीजें पता हो या नहीं पता हो, बट आप ये मानिए कि साई यहाँ पे एक तरफ से वेव फंक्शन है, और एक्स जो है एक वेव का डिस्प्लेसमेंट अगर है, और लेमडा अगर वेवलेंथ है, तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है वो स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी वेव का मतलब कि दो एंड से रस्सी को बांध दो और उसको खींच के छोड़ दो, तो जो वाइब्रेशन होगा वो जो वेव जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन की वेव भी ऐसी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक वेव के लिए इक्वेशन ये लिखा जाता है साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, जहां पे ए कांस्टेंट है, ए इज अ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, और बाकी साई जो है आपका वेव नेचर, वेव फंक्शन है, 2 है, पाई पाई एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और लेमडा उसका वेवलेंथ है। तो किसी भी स्टेशनरी इक्वेशन के लिए स्टेशनरी वेव ऐसी होती है जो इस इक्वेशन को होल्ड करती है। आप पहले मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब करना क्या है अपने को, ये इक्वेशन नंबर 1 है जहां पे साई वेव फंक्शन है, बाकी सारे टर्म वेवलेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, एक कांस्टेंट है। तो कोई भी स्टेशनरी वेव इस इक्वेशन को होल्ड करेगी, और इलेक्ट्रॉन भी एक स्टेशनरी वेव की तरह ही बिहेव करेगा अगर उसमें वेव कैरेक्टर है, तो उसको भी इस इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। ये किसने कहा, ये श्रोडिंगर ने कहा, और श्रोडिंगर ने यहीं से बात आगे की। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को, हो जाएगा बेटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, परफेक्ट डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं। तो अब देखिए जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और पूरा हो जाएगा a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, इस तरह से आ जाएगा।
अब आप देखिए इस डिफरेंशिएशन टर्म में जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ए कांस्टेंट है बेटा, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर आ जाएगा ऑपरेटर के। अब साइन बचेगा, अंदर साइन बचेगा बेटा। तो अब ये बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर ये डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साइन के ऊपर लगाएंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा बताओ मुझे आप। कॉस, तो ये चीज हो जाएगी कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स की जगह है 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। लेकिन क्या बताओ कि x की जहां पे x है या 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा भी है, तो क्या उस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा? यानी डेल्टा अपॉन डेल्टा x 2 पाई x अपॉन लेमडा, क्या हम लोग ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, जरा बताइए, बोलिए। अगर ये साइन x होता तो सीधा cos x लिखते, लेकिन x की जहां पे x नहीं है ना, x की जहां पे 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है, तो फर्दर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा, ये तो रहेगा ही, और अंदर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आप देखिए कांस्टेंट क्या है, 2 पाई अपॉन लेमडा बाहर आ जाएगा। यानी यू कैन राइट कि 2 पाई अपॉन लेमडा यहां बाहर आ गया, 2 पाई अपॉन लेमडा आ जाएगा, बाकी ये तो ये हो गया क्या आपका डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आई, बोलिए जरा। और इसी को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ए अपॉन लेमडा, वी कैन राइट 2 पाई अपॉन लेमडा, पहले लिख दो ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। बेटा ये आ गया आपका डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 मिला। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब बेटा क्या करेंगे कि अगेन वी विल डिफरेंशिएट द सेकेंड इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। again differentiating equation 2 with respect to x। अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड को, यानी जो लिखा हुआ है, इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, इधर देखो डेल्टा अपॉन डेल्टा x, और है क्या ये है डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स। और उधर अगर जाएंगे तो डेल डेल अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, और डिफरेंशिएट किसको करना है, डिफरेंशिएट करना है 2 पाई अपॉन लेमडा ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ऐसा लिखेंगे इसको हमने। अगर आप इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को आप देखिए कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, यानी कि इसको लिखा जाएगा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा लिखेंगे, यानी ये ऑपरेटर इसके ऊपर लगेगा, तो मतलब दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड में जाओ, तो बेटा राइट हैंड साइड में जाओ तो ये बताओ कि अंदर कांस्टेंट क्या क्या है जो बाहर आ जाएगा। तो आई थिंक कि 2 पाई अपॉन लेमडा कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, ए भी बाहर आ गया। अब बताओ कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ये चीज अगर ये ऑपरेटर अगर इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स की जगह जो है 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, लेकिन फिर से एक्स की जगह पे कुछ और है, तो एक्स की जगह कुछ और है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, आ जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा आ जाएगा यहाँ पे फर्दर। तो अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होना है, आप देख लें कि माइनस साइन तो सबसे बाहर आ जाएगा, उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है, माइनस आप बाहर ले लें। अब 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये बचेगा ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, बेटा ये बचेगा। और एक किसके बराबर है, डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स 2। जरा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए क्या मैंने सही लिखा है, मुझे लगता है कि मैंने सही लिखा है। और सिंपल अगर इसको करें तो डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स 2 इज इक्वल टू
-4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। बेटा ये बताना, a sin 2 पाई x अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? जरा ध्यान से देखो, इस टोटल की जगह क्या लिखा जा सकता है? बोलो। साई a sin 2 पाई x अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं? साई लिख सकते हैं हम लोग। तो डेफिनेटली यहां पे मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं साई, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लिख लिया जाए इसको। अब सीधी बात है कि यहां तक लिख लिया बेटा आपने? केयरफुली लिखेंगे, बहुत ही अच्छी चीज आपके सामने चल रही है। मतलब a sin 2 पाई x अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, मैंने साइन लिख दिया जो एज्यूम किया था शुरू में। Yes, sir. And this is yeah, this is the wave equation. This is the wave equation. This is the wave equation for unidimensional. For unidimensional stationary wave. Stationary wave vibrating along x-axis. Vibrating along x-axis. यानी एक्स एक्सिस में अगर वेव वाइब्रेट कर रही है तो उसके लिए इक्वेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा इसको क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है। लेकिन इक्वेशन 3 को अगर एक्सटेंड करें फॉर 3 डायमेंशन, मतलब if we extend इक्वेशन 3 जो ऊपर लिखा हुआ है टू 3 डायमेंशंस, टू 3 डायमेंशन, फिर क्या लिखेंगे? अगर 3 डायमेंशन के लिए इसको रिप्लेस कर दें बेटा, जब आप 3 डायमेंशन के लिए इसको रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब है कि वी रिप्लेस del 2 psi अपॉन del x2, del 2 psi अपॉन del x2 बाई किससे रिप्लेस करेंगे? del 2 psi अपॉन del x2 प्लस del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2। मतलब अगर उसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 को 3 डायमेंशन के लिए लिख दिया जाए तो जो del 2 psi अपॉन del x2 है, इसकी जगह पे आपको del 2 psi अपॉन del x2 प्लस del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2 लिखना पड़ेगा। और उस वक्त इक्वेशन क्या हो जाएगा? therefore इक्वेशन फॉर 3D डायमेंशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? फिर इक्वेशन, वही इक्वेशन जनरलाइज अगर कर दो तो बन जाएगा del 2 psi अपॉन del x2 प्लस del 2 psi अपॉन del y2 प्लस del 2 psi अपॉन del z2, एंड दिस टोटल मस्ट बी इक्वल टू, उस साइड क्या था? उस साइड था -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इनटू साई, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? जनरलाइज कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 को जनरलाइज कर दिया बेटा। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गया? जनरलाइज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। अब यहां से आगे देखिए, आगे की कहानी क्या करते हैं हम लोग, आगे किस तरह से डील करते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आगे चलने वाली। देखो आप 1 अपॉन लेमडा, राइट हैंड साइड में 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर है। अब फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये होता है। therefore 1 अपॉन लेमडा क्या हो जाएगा? mv अपॉन h, और 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर ऊपर वाले इक्वेशन में दिखाई दे रहा है,
आप देख लें कि 1/λ² है यहाँ पे। सो 1/λ² को रिप्लेस कर दें अगर डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से, तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा। इक्वेशन बिकम्स, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in above equation, क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, जरा देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट चल रहा है। del 2 psi upon del x2 प्लस del 2 psi upon del y2 प्लस del 2 psi upon del z2 इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन, देखिए लेमडा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा, 1/λ², उसकी जगह पे रखेंगे m² v² h², यानी इनटू m² v² अपॉन h², और यहाँ पे लास्ट में क्या है, साई, यहाँ पे साई की मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह से एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसको यहां तक कोई दिक्कत बेटा, इस स्टेप तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप जरा। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताएं। The above equation is a No, wave sir. equation which describes the motion of electron in 3 dimension. मतलब this equation describe the motion of electron, जस्ट आप इसको कॉपी करें, इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट मैं बता रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं, डरने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्या कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग हैंडल करें और भी क्लियर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो आप देखिए कि टोटल एनर्जी, नाउ वी नो टोटल एनर्जी, जरा बताइए कि टोटल एनर्जी क्या होती है। नाउ वी नो टोटल एनर्जी is a sum of kinetic energy plus potential energy, राइट। मैं टोटल एनर्जी को लिखूं बेटा, अगर E लिखूं, कैपिटल E, काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा मैं कैपिटल V। ध्यान रखिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस V। अब अगर हाफ mv² यहां से निकाल लें आप, फ्रॉम हियर हाफ mv², half mv² will be total energy minus potential energy, therefore अगर आप 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दें तो इधर बचेगा mv² इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल E माइनस कैपिटल V। अब अगर m की मल्टीप्लाई इधर भी कर दें आप, m² v², तो उधर भी m की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 2m E माइनस V। अब आपको एक रिलेशन मिल गया कि m² v² इज इक्वल टू 2m E माइनस V। अब देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में ध्यान से देखना, ऊपर वाले इक्वेशन में आपको यहाँ पे m² v² दिखाई दे रहा। सो ये वाली जो वैल्यू है m² v² की, इक्वेशन नंबर ये जो आपका था 2 था या 3 था, क्या था, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 था, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 4 मान लूं, तो putting the value of m² v² in equation number 4, putting the value of m² v² in equation number 4, इक्वेशन नंबर 4 में अगर m² v² की वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या होता है, होगा क्या, del 2 psi upon del x2 प्लस del 2 psi upon del y2 प्लस del 2 psi upon del z2 इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर। और देखो 4 पाई स्क्वायर के बाद क्या है, वहां पे 4 पाई स्क्वायर के बाद है m² v², और m² v² की वैल्यू क्या है, m² v² की वैल्यू है 2m E माइनस V अपॉन h² एंड इज मल्टीप्लाइड बाई साई। ये हो जाएगा इक्वेशन। और इस इक्वेशन को और सिंपल अगर करो तो आप देखो, इधर इक्वल करूं मैं इसको तो -4 टू जा 8, -8 पाई स्क्वायर m
कैपिटल E माइनस V अपॉन H स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई साई। ये कुछ आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यही रखते हुए राइट हैंड साइड आपका वही हो जाएगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस पूरे को अगर ट्रांसफर कर दो बेटा आप इस तरफ, सबको ट्रांसफर इधर कर दो तो एक इक्वेशन देखो बन जाता है। और इक्वेशन क्या होता है जरा देखिए आप, डेल टू साई अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू साई अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू साई अपॉन डेल z2, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v साई अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये कौन सा इक्वेशन हो गया? कल कोई इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, बताओ ऐसा क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया क्या? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन लास्ट लेक्चर में देखिए, लास्ट लेक्चर में डायरेक्टली मैंने इक्वेशन लिख दिया था श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, और इसी इक्वेशन पे नोबेल प्राइज मिला श्रोडिंगर को। याद करिए, देखिए डिराइव हो गया श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, यहां पे डिराइव हो गया एक फॉर्म में। गेटिंग माय पॉइंट? यस। यहां तक लिखे पहले आप, और भी इसको और लिखते हैं दूसरे तरीकों से। अब इसी इक्वेशन को बेटा अगर हम लोग चाहें, इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में से साई को अलग अगर लिख लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से साई को अलग लिखें तो क्या बचेगा? डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, राइट। इन साई को अलग लिख रहे हैं और यहां पे बाहर इसके लिख दिया हमने साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और जहां पे आप देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जो कॉमन है, इसकी जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है बेटा इस टोटल को, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो टर्म है इसको लिख दिया गया लाप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर, और साई लिख दिया गया यहाँ पे साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को, जहां पे ये जो डेल्टा या लाप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है डेल्टा डेल टू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू अपॉन डेल z2 की जगह पे ये ऑपरेटर, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से। सिंपली वो सिंबल है एक तरह से, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक फॉर्म भी है कि लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन को आपने 4 ऊपर किया था, इस वाले इक्वेशन को आप कहिए तो 5 दे दीजिए नाम, इस वाले इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए 6 नाम दे दीजिए, है ना। इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी एक अलग फॉर्म है, ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, और चलते हैं और सिंपल फॉर्म में चले अगर हम लोग, और सिंपल फॉर्म में जाएं अगर हम लोग, या दूसरे फॉर्म में जाएं तो देखिए क्या होता है। देखिए बेसिक सी बात यह है कि हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक फॉर्म अभी लिखा था कि डेल टू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू अपॉन डेल z2, और ब्रैकेट के बाहर क्या था साई, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ये लिखा था अभी। अब इस इक्वेशन में अगर बेटा हम दोनों तरफ एक नंबर का मल्टीप्लाई करें, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, the above
इक्वेशन बाई माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। अगर इस टोटल से अगर पूरे इक्वेशन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, देन वी गेट क्या मिलता है जरा। अच्छा, इससे क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक टर्म कैंसिल होने वाला है, देख लो ये वाला टर्म। तो उस पूरे इक्वेशन को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, फिर उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और इधर अंदर क्या है, del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2 साई, ये है। अच्छा, अंदर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो अब बताइए क्या होगा, अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा, ये वाला टर्म पूरा बेटा, और ये वाला प्लस कैंसिल हो जाएगा और साइन माइनस आ जाएगा। माइनस क्या होगा, ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। एग्जैक्टली ये चीज आ जाएगी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओपन करेंगे तो जो माइनस है, माइनस ई साई और माइनस माइनस प्लस वी साई इज इक्वल टू 0। बाकी टर्म यहां से लेके वहां तक एज इट इज रहेगा, यहां से लेके यहां तक टर्म एज इट इज रहेगा। ये अंदर अगर चला जाएगा, ये अंदर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से। ये क्वेश्चन इस तरह से आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें पूरे टर्म में देखें आप, इस आई को उधर ले जाइए तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ब्रैकेट में del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2 और साई, और माइनस ई साई, इसको करें माइनस ई साई करें या माइनस वी साई करें, हम लोग करते हैं इसको प्लस वी साई। इनफैक्ट प्लस वी साई रहने दो, यहाँ पे आप ईसाई उधर ले जाओ, प्लस वी साई, और ये जो माइनस ईसाई है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, प्लस ईसाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब आपको बताऊं कि यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों में साई कॉमन है। अगर आप साई कॉमन ले लें दोनों में, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा कैपिटल वी, प्लस इधर क्या बचेगा, इधर यहां से लेके यहां तक आपका पूरा बच जाएगा। वो क्या बचेगा, मैं इस तरह से आपको लिख रहा हूं, बचेगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम एंड del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2, ये बचेगा आपका अंदर इस तरह से फॉर्म बचेगा। और प्लस आपका भी बचेगा, इसको मैं करेक्ट कर दूं, अगर प्लस आपका v बचेगा, यानी यहाँ पे v बचेगा और बाहर भी ब्रैकेट ये लग गया साई, और इधर क्या बचा आपका ई साई बचा, मतलब उसको मैथमेटिकली अरेंज कर लिया। और आपको बताऊं कि बड़ा ही शानदार सा एक रिलेशन आ रहा, इस टोटल को यहां से लेके यहां तक को एनसीईआरटी जानते हो क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती कैपिटल एच, और ये क्या है साई, एच साई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई साई। एनसीईआरटी ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सिर्फ इतना ही लिखा है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। मतलब आप देखिए कितना कितना कंप्रेस किया हुआ है एनसीईआरटी ने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख दिया एच साई इज इक्वल टू ई साई। और जहां पे एच का मतलब आप देख रहे हैं, एच का मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एच को बता रहा है, एलो से जो कवर है एच को बता रहा, ये एच को बता रहा है एक्सप्रेशन के, एच की पे रख दिया और एच को बोल दिया गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल दिया गया इसको। और श्रोडिंगर इक्वेशन का स्मॉलेस्ट फॉर्म आ गया, जो आपकी एनसीईआरटी में बेटा यही फॉर्म मेंशन होता है, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और यही ये मैथमेटिकल मॉडल है, एटम का मैथमेटिकल मॉडल यही है, और यही बात कर दी जाती है, इससे ज्यादा कोई बात वहां पे करी नहीं जाती है। लेकिन अब आप देखिए कि आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक फॉर्म, ये भी इक्वेशन नंबर आपका यहाँ पे क्या था, इक्वेशन नंबर लेटेस्ट वर्जन था 6, और ये जो आ गया एच साई इज इक्वल टू ई साई, इक्वेशन नंबर 7। मतलब आप देखिए कि श्रोडिंगर का एक फॉर्म में भी आ गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो हमने देखिए कहां से डिराइव किया, डिराइव करते करते 2-3 फॉर्म लिखे, एक इक्वेशन नंबर 7 भी है, इक्वेशन नंबर 6 भी है,
इक्वेशन नंबर 6 भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 5 भी श्रोडिंगर इक्वेशन का मेन फॉर्म है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को इंक्लूड करते हुए उसको बताने का मैथमेटिकल अटेम्प्ट लगाया, और इनफैक्ट ये लेटेस्ट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको डेरिवेशन तो कम से कम बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ में आ गई होगी, क्योंकि जितनी मेरी लिमिटेशन थी, है ना, बहुत सारी चीजें आप फिजिक्स के इसमें ऑलरेडी नहीं जानते हैं, उसके बावजूद हमने प्रयास किया कि आपको इन्फॉर्म करके इसको डिराइव कर दें, और शायद आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। और डेरिवेशन समझ में आए या न भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो फॉर्म है ये जरूर याद रहने चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? इसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है? yes, अब sir. यहाँ पे एक दो चीजें और मैं बताऊं आपको। जो साई है, जब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा टॉपिक को, जो साई है बेटा, साई एक तरह से वेव फंक्शन है। साई जब वेव फंक्शन which have no physical significance, no physical significance, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट लेकिन साई का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साई है ना, स्क्वायर ऑफ साई हैविंग अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन स्क्वायर ऑफ साई है ना, ऑलवेज ऑलवेज हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, ऑलवेज ऑलवेज हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके स्क्वायर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि साई जो वेव फंक्शन है बेटा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होने की पीछे की वजह यह है कि साई क्या है, कई बार जब ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो साई की वैल्यू बेटा कई बार पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कई बार नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, कई बार जीरो वैल्यू मिलेगी। यानी इसका मतलब साई की वैल्यू कई बार आपको इमेजिनरी मिलेगी, कई बार रियल मिलेगी। जबकि साई क्या है, साई एक प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के नेचर को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेटा जबकि जो साई की वैल्यू है कभी निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब जनरली अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो उसमें साई की वैल्यू कई बार निगेटिव भी आएगी, जो कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो